Hello students, I Mohammad Bilal Bhatti welcome you all to another informative lecture of motion and force. Surely this lecture will rectify and revamp your knowledge about the subject. हमारा आज का लेक्चर असाइनमेंट नंबर 14 और 15 पर है, जो हमारी चैप्टर नंबर 3 की लास्ट दो असाइनमेंट्स थी। थ्रू आउट लेक्चर आप सुनते हुए, जब आप लेक्चर सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं, आप कमेंट्स में आंसर्स बताते रहे हैं और मैंने आपको कहा था, आपसे वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह जैसे ही इस चैप्टर को थ्योरेटिकली कंप्लीट करूँगा, मैं तमाम असाइनमेंट्स के वर्कड सॉल्यूशंस आपकी खिदमत में रखूँगा। आज वो बच्चों वादा पूरा हो गया। आज लास्ट दो असाइनमेंट्स, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में हमने 15 लेक्चर्स को स्टडी किया था। आप लोगों ने 15 लेक्चर्स को सुना था और हर लेक्चर के आखिर में मैंने आपकी खिदमत में असाइनमेंट रखी थी, क्योंकि मैं आपको बोलता रहा हूँ कि फ़िज़िक्स में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही क्लिक और क्लियर होती हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं आपको असाइनमेंट देता रहा, आप उसको कोशिश करते रहे हैं। अब जब आपने आंसर्स को आप देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और दूसरा आपको वो जो सॉल्यूशंस हैं उनमें कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो आखिरी दो असाइनमेंट्स थी हमारी। लास्ट दो लेक्चर्स की असाइनमेंट नंबर 14 और 15 उनकी तरफ चलते हैं। तो जो असाइनमेंट नंबर 14 थी, ये भी जनरल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ थी। हालांकि हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, असाइनमेंट नंबर 13 थी, वो स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन था कि जिसमें प्रोजेक्टाइल को एक सर्टन हाइट से लॉन्च किया जाता है। लेकिन असाइनमेंट नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई। तो यहाँ पर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसका नाम रखा गया है ई। एस्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस टू बी नेग्लिजिबल, ये तो हमने जिस प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ा है, हमारे लर्निंग आउटकम में भी ये मौजूद था कि हम जिस प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर रहे हैं उसमें एयर रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर किया हुआ है। तो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट। और ऑप्शंस हैं 0.5 ई, 0.71 ई, 0.87 ई या डेल्टा ऑप्शन है ई, यानी उतनी ही रहेगी। तो आइए स्टूडेंट्स इस असाइनमेंट के वर्कड सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज होंगे कि सर हमने तो प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन की या प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब है, चाहे आपने नहीं पढ़ा लेकिन आप अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी जितना आपने पढ़ा है उसके ऊपर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत थी। वो कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, पूछा गया है कि एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर लॉन्च किया और टॉप पर उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। आप पहले तो ये सोचिए कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है। तो आपने पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर आप टॉप पर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो जो प्रोजेक्टाइल या जो भी बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट कर रही है उसका मैथ तो नहीं बदलना। चाहे बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमे, चाहे स्ट्रेट लाइन में जाए, चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट करे, मैथ तो वही रहता है। हाँ, आप जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट करती है तो उसकी वेलोसिटी थ्रू आउट बदल रही होती है। तो जब प्रोजेक्टाइल टॉप पर पहुंचेगा तो अब वहां पर उसकी वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर प्लग कर दें काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में, तो यकीनन आपके पास टॉप की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब टॉप पर पहुंचकर आपने सीखा हुआ है कि प्रोजेक्टाइल की सिर्फ एक वेलोसिटी होती है और वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। आप याद करें, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें ये बात कर रहा था कि प्रोजेक्टाइल मूव करता है आगे ऊपर, फिर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर सिर्फ आगे। मतलब अगर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है, कोई ऐसा पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में जहां पर वो 1 डायमेंशनल मोशन बन जाती है, तो जवाब है यस, एट हाईएस्ट पॉइंट। तो इसका मतलब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ई टॉप पर निकालना चाहूं, उसने काइनेटिक एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट किया, आप के ई भी कह सकते हैं या ई सबस्क्रिप्ट में के लिख के ई के भी कह सकते हैं, लेकिन जो लेटर क्वेश्चन में इस्तेमाल में आ रहा है मैं वही लिख रहा हूं। तो ई टॉप किसके बराबर होगा? ये इक्वल होगा हाफ एम वी टॉप स्क्वायर्ड। अब टॉप पर पहुंचकर प्रोजेक्टाइल मोशन जब अपने टॉप पर आता है
तो जो उसकी वेलोसिटी होती है वो होती है Vx, क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है तो मैं Vx² लिख लेता हूँ। और अब आप जानते हैं कि जो Vx होता है ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है और ये होता है Vi cos थीटा, तो ये Vi cos थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो थीटा है ये असल में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जो कि कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पर क्वेश्चन में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है और वो है 45 डिग्री। आपको ये भी पता है कि 45 डिग्री ऐसा एंगल होता है जिस पर रेंज मैक्सिमम होती है। तो मैंने रिलायबिलिटी के लिए दोबारा बोल दिया ताकि आपको ये एमसीक्यू दोबारा सुनने से याद हो जाए कि 45 डिग्री पर जो प्रोजेक्टाइल की रेंज है वो मैक्सिमम होती है। बहरहाल क्वेश्चन की तरफ आएँ तो मैं इसको अगर फर्दर सॉल्व करूं तो टॉप पर जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनता है वो बनता है हाफ mvi² एंड cos² थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो हाफ mvi² गिवन है, आप गौर करें, ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। इसको मैं लिख सकता हूँ ई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब टॉप पर जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया तो उसकी जो फाइनल फॉर्म आ गई वो आ गई ई इनिशियल इंटू cos² थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ई इनिशियल का नाम ही उसने ई रखा है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। ये टू हॉरिजॉन्टल का मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई। मतलब क्वेश्चन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का नाम ई रखा गया है, तो मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जगह ई लिख लूं और cos² थीटा में मैं cos² 45 डिग्री लिख लेता हूं। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा इसको cos² थीटा की बजाय फिजिक्स में हमेशा इसको लिखना चाहिए cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ऐसा लिखने से मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली और इवन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं पैदा होती, क्योंकि मैथ में ये बच्चे पढ़ते हैं कि जब आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होल स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आता है, थीटा पर नहीं आता। तो मैं इसको इस तरह इसलिए लिखता हूँ कि अभी आप देखेंगे कि हमें पता है कि cos 45 डिग्री इक्वल होता है 0.707, साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री दोनों सेम होते हैं 1/√2 या 0.707। तो इसको मैं फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो टॉप पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ई टॉप विल बी इक्वल टू ई इंटू 1/√2, 1/√2। मतलब ये भी ऑप्शन हो सकती थी कि टॉप पर काइनेटिक एनर्जी E/√2 होगी या E/2 होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, 0.50 E, 0.71 E, 0.87 E या जस्ट E का मतलब डेल्टा ऑप्शन का मतलब टॉप पर पहुंचकर काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी। तो अगर आप 1/√2 की न्यूमेरिकल वैल्यू प्लग करें तो हमारे पास जवाब आ जाता है E टाइम्स 0.707। मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारी बनती है E टॉप 0.707 टाइम्स E। और आप देख लें हमारे पास जो इस MCQ की करेक्ट ऑप्शन बनती है वो बनती है बीटा, क्योंकि अगर राउंड ऑफ करके 0.707 को लिखा जाए दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो ये होगा 0.71, तो इसका मतलब बीटा ऑप्शन करेक्ट है। आइए स्टूडेंट्स इसके बाद लास्ट असाइनमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको जब ये असाइनमेंट दी थी तब ये बोला था कि बच्चों ये जो असाइनमेंट है ये आपकी बुक के अंदर से ही कोई एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल है। तो जो समझदार बच्चा होगा उसने यकीनन इसको टेक्स्ट बुक में से ढूंढ लिया होगा। ये आपकी टेक्स्ट बुक का लास्ट यानी 15th न्यूमेरिकल है, 3.15 या तीसरे चैप्टर का 15वां न्यूमेरिकल है जो मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर दिया था, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट प्रोपल्जन पर। तो उस लास्ट लेक्चर में जो बैलिस्टिक मिसाइल वाला टॉपिक था उसी के साथ जोड़ते हुए मैंने आपको जो असाइनमेंट दी थी, वो जो न्यूमेरिकल था वो लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द टेक्स्ट बुक था। तो इस लास्ट न्यूमेरिकल में आप गौर करें, कहा यह जा रहा है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है
और वो 3000 किलोमीटर उसकी रेंज है, और अगर उसको लॉन्च किया जाए 45 डिग्री पर, तो दो बातें पूछी गई थी कि पहले तो बताइए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, और दूसरे नंबर पर पूछा गया था कि बताइए उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है, अगर हम फार्मूला लगाकर वैल्यूज़ प्लग कर दें तो आपको पता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला होता है VI² sin 2θ अपॉन जी। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और क्वेश्चन में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो गिवन है 45 डिग्री, और आपको पता है साइन 2 इंटू 45 डिग्री करूंगा तो ये बनेगा साइन 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाती है रेंज की, वो बन जाती है VI² साइन 2 इंटू 45 डिग्री, जो कि साइन 90 बन जाएगा, अपॉन जी, और इसको मैं लिख सकता हूँ VI² साइन 90 डिग्री अपॉन जी, और साइन 90 डिग्री इक्वल होता है 1। तो हमारे पास रेंज आ गई जो कि इनफैक्ट मैक्सिमम रेंज है VI² अपॉन जी। और यहाँ पर क्वेश्चन में VI रिक्वायर है, तो आइए इनिशियल वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमारे पास VI इक्वल हो जाएगा, ये G डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई GR का होल स्क्वायर रूट, और यहाँ पर अगर आप VI की वैल्यूज़ को प्लग करें, VI के लिए G और R की वैल्यूज़ को प्लग करें तो G है 9.81 या 9.8 टाइम्स रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन में गिवन थी। आप देख लें रेंज गिवन थी 3000 किलोमीटर। अगर आप इसको किलोमीटर के बजाय मीटर में लिखना चाहें तो किलो का मतलब होता है एक्सपोनेंट 3, तो ये बन जाएगा 3 एक्सपोनेंट 6 मीटर। तो मैं इधर लिखता हूँ जी 3 एक्सपोनेंट 6 मीटर, और अगर आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो जवाब आता है 5.42 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इनिशियल वेलोसिटी का। अगर आप चाहें तो इसको किलोमीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हैं प्रॉपर स्केच बनाने के लिए, कि इनिशियल वेलोसिटी ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल की जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर हो और उसको 45 डिग्री पर लॉन्च किया जाए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखनी पड़ेगी, दैट वुड बी 4.2 किलोमीटर पर सेकंड। आइए स्टूडेंट्स, इसके बाद का वो टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेशन था, तो आइए टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगेन हम फार्मूले का सहारा लेते हैं जो हम डेराइव कर चुके हुए हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल होता है 2VI साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम इसके पिछले पार्ट में ही कैलकुलेट कर चुके हैं, जो अभी आपने देखा 5.42 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकंड आई थी। थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जो गिवन है 45 डिग्री, और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है जो कि ऑलरेडी सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला है। तो अगर आप जस्ट वैल्यूज़ प्लग करें तो 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी हमने अभी कैलकुलेट की 5.42, हमें ऐसा यूनिट्स में लिखनी है, लिहाजा आप किलोमीटर पर सेकंड में कभी भी नहीं लिख सकते, तो आप लिखेंगे 5.42 एक्सपोनेंट 3, और साइन में जो एंगल गिवन है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री लिख लेता हूँ, और साइन 45 डिग्री होता है 0.707 या 1/√2, और डिनोमिनेटर में है g विच इज़ 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप इसको मुकम्मल सॉल्व करें तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आता है 780 सेकंड। तो इसका मतलब इस बैलिस्टिक मिसाइल को ज़मीन तक पहुंचने में, जहां से लॉन्च किया वहां से दोबारा ग्राउंड तक पहुंचने में 780 सेकंड्स लगेंगे। अगेन बच्चों, अगर आप इस टाइम का प्रॉपर स्केच बनाना चाहें तो हम ऐसा करते हैं कि इसको सेकंड की बजाय, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेकंड्स बन गए हैं, इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 60 पे डिवाइड कर दूँगा, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर आपने 780 सेकंड में मिनट देखने हैं तो चैप्टर नंबर 1 में आप ये कंप्लीट कन्वर्जेंस को सीखेंगे। तो अगर तो वो चैप्टर नंबर 1 में आपने सीख ली तो ये स्टेप आपके लिए बहुत सिंपल होने वाला है कि अगर आपने कभी भी सेकंड से मिनट में जाना है तो आपको 60 पे डिवाइड करना होगा। तो जैसे ही हम 780 को 60 पे डिवाइड करते हैं तो जवाब आता है 13 मिनट। तो इसका मतलब जो ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी इनिशियल वेलोसिटी
5.42 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकंड हो और 45 डिग्री पर लॉन्च किया जाए, ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल को ज़मीन तक पहुंचने में 13 मिनट लगेंगे, 13 मिनट्स लगेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो लेक्चर था, ये लास्ट लेक्चर था असाइनमेंट्स का, जिसमें हमने असाइनमेंट नंबर 14 और 15 का कंप्लीट वर्कड सोल्यूशन किया है। असाइनमेंट नंबर जो 14 थी वो प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से थी, कि जिसमें हमें टॉप पर काइनेटिक एनर्जी को एवेलुएट किया, और जो असाइनमेंट नंबर 15 लास्ट असाइनमेंट थी, ये असल में न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, जो आपकी टेक्स्ट बुक का ये 15 असाइनमेंट और आपकी टेक्स्ट बुक का ये 15 ही न्यूमेरिकल था, जिसमें दो चीज़ें रिक्वायर की गई थी। नंबर 1, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बताकर इनिशियल वेलोसिटी पूछी थी, और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमने वही इनिशियल वेलोसिटी प्लग करके टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल को फाइंड आउट करना था। तो स्टूडेंट्स, हमारी असाइनमेंट्स कंप्लीट हुई। आज इसको यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज का पार्ट है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हैं, हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।